नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। PTI के जो बानी चेयरमैन है वो तो ये बात कह चुके हैं कि हमने मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, मुज़ाकराती टीम भी हमने तश्कील दे दी है, लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर दूसरी सूरत में हम सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ करेंगे। वो अलग बात है कि इस तहरीक का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, अभी जो PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है वो इस फैसले से कतई लाइल में, और उसके क्या खदो खाल होंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो अभी नहीं जानते। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बानी PTI की एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि शायद मुज़ाकरात में कुछ चीज़ें सेटल हो, लेकिन बहरहाल ये ख़तरा अपनी जगह बाकी है। दूसरी तरफ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो मदारिस के बिल का मामला जो है, जिस पे अभी तक हुकूमत के साथ कोई ऐसा कोई पॉजिटिव या कोई राह नहीं निकल सकी है, उस पर वो नाराज़ हैं और वो हुकूमत से भी नाराज़ हैं। और वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आपने ओके किया, जब वक्त आया तो सदर ने साइन नहीं किए, एतराज़ात लगवा कर वापस भिजवा दिए। मौलाना साहब ने 8 दिसंबर का टाइम दिया हुआ है कि हम अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। कल वो कह रहे थे लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं हुआ अब तक, आज वो क्या कह रहे थे ये जरा सुनते हैं। हमें मुज़ाकरा भी इनकार नहीं है, लेकिन अगर हम मायूस हो गए, ये लोग बज़िद हैं कि दीनी मदारस को दबाव में रखना है, और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसराइल मुर्दाबाद के अजीम शान इज्तिमा में अगर ये सीधे नहीं होते तो फिर इनका मुर्दाबाद भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो जो पार्लियामेंटेरियन कहलाती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कि जिसके चेयरमैन बनफ्स नफीस आसिफ अली जरदारी साहब, बराबर भुट्टो नहीं है उसके सदर, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर है। उनकी इत्तेफाक राय के साथ ड्राफ्ट तैयार हुआ। अब ऐवान सदर से एतराज़ात, लाहौर के इजलास में मियाँ साहब के घर पर आसिफ अली जरदारी बज़ात खुद मौजूद थे। अब इसके बाद एतराज़ात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयती है। तुम्हारे एतराज़ात पर गौर व फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने की भी काबिल नहीं समझता। बहुत बड़ी बात की है मौलाना साहब ने, यकीनन ये पैगाम आगे दे दिया है। अब क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि PTI के साथ साथ मौलाना साहब की नाराजगी भी बोल ले? PTI वाले तो बार बार ये कह रहे हैं, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कुछ हमले कर दिए, हम तो तैयार बैठे हैं, आगे हमले करेंगे। क्या कह रहे थे, कोई सलाह दीजिए जरा। सिविल ओबीडियंस की जो बात हो रही है, क्या इसमें सूबा भी उसका हिस्सा बनेगा या बन सकता है? उसके ऊपर अभी तक कोई तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब खुद, उस पर जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको। हम मुज़ाकरात जो करने की बात कर रहे हैं तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम रिजात के लिए तो नहीं कर रहे। और बाकी हमारे जो हकूक हैं, जो हमें आइन में हमें दिया गया है, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया, कि हम इस्तेमाल करेंगे उसको। इंशाल्लाह मुज़ाकरात उन्हें करने हैं कर लें, नहीं करने हैं तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत में कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सोमनाथ वाले बुत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं, 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारिग हो जाएंगे। 17 हमले अब इन्होंने पता नहीं कितने और करने हैं, लेकिन जो 5 हमले बकौल इनके कि हमने 5 तो कर दिए हैं, लेकिन फिर वो ये भी ज़रा उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि उन 5 हमलों में आपने हासिल क्या किया और आपने खोया क्या। और जो आप बार बार हमले करने की बात कह रहे हैं, तो किस तरह से आप आगे जाके दोबारा से आवाम को इस तरह से मोबिलाइज करेंगे, बातें बहरहाल इतनी आसान नहीं है। ताहम उनका जो मुज़ाकरात वाली बात है कि हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, मुल्क के लिए मुज़ाकरात इस वक्त इंतहाई अहमियत के हामिल हो चुके हैं। शाहिद खाका नवासी साहब जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी बात पर उन्होंने जोर दिया है कि मजीद इस तरह मुल्क को नहीं आगे चलाया जा सकता, इसको स्टेबल करना होगा। क्या कह रहे थे, कोई जरा चला दे प्लीज। आज मुल्क में जहाँ हुक्मरान और अपोजिशन दोनों मुल्क की बात ना करते हो, मुल्क की अवाम की बात ना करते हो, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? जो अपोजिशन का रवैया है वो मामलात को उलझाने वाला है, सुलझाने वाला नहीं है। वक्त के साथ हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। हुकूमत का ये काम नहीं होता कि लोगों पर गोली चलाए, हुकूमत का ये काम नहीं होता कि आवाज को दबाने की कोशिश करे। हुकूमत का काम होता है कि मुल्क के मामलात को सुलझाए, अवाम को एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद दे। हमें मुल्क पर तवज्जो देनी है और मुल्क के मामलात का वाहिद हल है कि आप मुल्क को रूल ऑफ लॉ, आइन के मुताबिक मुल्क का निज़ाम होना चाहिए। सैयद कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है CM पंजाब, PMLN के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब, स्पोक्स पर्सन टू इमरान खान और लीगल अफेयर्स मेंबर कोर कमेटी PTI, दोनों शख्सियात का
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सईद कौसर काज़मी साहब, जरा बताएगा कि मुल्क को स्टेबल करना आपकी प्रायोरिटी है? पॉलिटिकली बात कर रही हूँ, इकोनॉमिकली तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल है, यकीनन होगी, खैर इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पॉलिटिकली स्टेबल करना भी प्रायोरिटी है तो जो मुज़ाकरात की बात खान साहब ने की है या उसके लिए अग्री हुए, आप लोग अग्री हैं उस बात को लेकर? या कब हमारी कोशिश नहीं हुई और किस हुकूमत की नहीं होती, और हमने तो ये साबित भी किया कि जब हुकूमत PMLN की और प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं, उनका तर्ज अमल भी देख लें। हमारी काविशों से जो मुल्क डूबा हुआ था और जो दिवालियापन के बिल्कुल करीब था, बल्कि आप ये समझें कि उस भंवर में फंस चुका था, उसको वहां से निकाला है। और इतनी काविशों में और कामयाबी के बाद जब इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत बेहतर हो रही है, बैनुल-अक़वामी दुनिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो महंगाई के इशारे हैं वो नीचे जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम क्यों नहीं चाहेंगे कि सियासी इस्तेहकाम आए मुल्क के अंदर। लेकिन दूसरी जानब भी तो देखे ना, अभी आपने वो अली अमीन साहब की वो चला दी अपने इब्तदाइये में, तो सोमनाथ पे हमले करेंगे, खुदा ना खास्ता कोई कुफ्र का निजाम आ गया। छोड़े अली अमीन, ये देखिए कुछ चीजें सियासी होती हैं, कुछ हम छोड़ नहीं नादिया नहीं, काज़मी साहब, इसको आप सियासी, नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये कुछ सियासी बयानात होते हैं। नहीं देखिए, मैं सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ, ये कुछ सियासी बयानात होते हैं, वो छोड़े। खान साहब ने खुद कहा है कि मुज़ाकरात और मुज़ाकराती टीम भी उन्होंने तश्कील दी है। हुकूमत का रवैया हमें संजीदा इस वक्त नजर नहीं आ रहा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कोई मुज़ाकरात नहीं, क्या मुज़ाकरात। ख्वाजा आसिफ साहब भी इसी किस्म की बात करते हैं। आपकी लीडरशिप की तरफ से अभी ऐसे कोई स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरे नहीं सर कि वेलकम किया हो। क्या करें नादिया, क्या करें? हुकूमत छोड़ के घर चले जाएं? उनके मुतालबात तो यही है ना। क्या मुतालबा है उनका? उनके मुतालबात ये हैं कि भाई 26वीं आईनी तरमीम जो पार्लियामान का एक हक था वो इस्तेमाल हुआ, और उनके जो सहूलतकार हैं उनके खतूत भी देख लें। फिर ये मुतालबात जो हैं, क्या ये हकीकत के करीब है? इनको कैसे तस्लीम किया जा सकता है? भाई अगर मेरे पास इक़्तिदार नहीं है तो मेरा कोई भी मुतालबा होगा तो मैं वो आपके सामने रखूंगा और आपको मनोअन उसको कबूल करना पड़ेगा। कोई हकीकत के करीब जब मुतालबात होते हैं फिर मुज़ाकरात की भी बातें होती हैं। और आप असलहे के साथ मुजाहिरीन को एक जत्था लेके रियासत पे हमलावर हो के जब मुतालबात करते हैं तो फिर आपको एक बागी लश्कर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। कोई भी रियासत। चलिए एक सेकंड कौसर साहब एक सेकंड। नईम हैदर पंजोता साहब, जो मेरी मालूमात है अगर वो सही है तो तौसीक कर दीजिएगा, नहीं है सही तो बता दीजिएगा। खान साहब ने जो मुज़ाकराती टीम अभी तश्कील दी है, उन्होंने दो मुतालबात सामने रखे हैं। एक उन्होंने कहा है कि जो 9 मई और 26 नवंबर में जो हुआ उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। दूसरा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अब बताइएगा प्लीज। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। बिल्कुल खान साहब ने यही बातें की हैं दो, कि 26वीं आईनी तरमीम और 9 मई और 26 जो है नवंबर वो जो सानिया है उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। और साथ उन्होंने कहा है कि जितने भी सियासी कैदी हैं उनको जो है वो रिहा किया जाए। अब अगर आप दोनों चीजों के अंदर देखें तो मेरा ख्याल में कोई ऐसा इलीगल काम तो नहीं हम कह रहे। हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल वाज़ेह है जी कि कमीशन भी बनना चाहिए और तमाम झूठे मुकदमात में हमारे तमाम वर्कर्स को बेशमूल खान साहब को जेल में रखा हुआ है। और इसका सिर्फ मेरी गवाही की हद तक नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह साहब भी 12 ये कह चुके हैं कि अगर बातचीत होती है तो खान साहब की रिहाई का भी सोचा जा सकता है। तो वो वाज़ेह उनकी स्टेटमेंट है और भी दीगर की स्टेटमेंट्स हैं कि अगर बातचीत होगी तो उनकी रिहाई को सोचा जाए। तो किस कानून के तहत सोचा जा सकता है? जब आप एक तरफ एक नैरेटिव बनाते हैं, जब आपने एक बयानिया बनाना होता है कि जी नहीं ये तो अदालतों का मामला, अदालतें क्या, किस अदालत की बात करें? जज हमायूं दिलावर साहब की बात करें या जज बशीर साहब की बात करें, आप उस अदालत की बात करें जो नवाज शरीफ साहब को या शहबाज को या दीगर को गाड़ियां लेने के ऊपर भी क्लीन चिट दे रहे हैं। जो उस अदालत की बात कर रहे हैं जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की आपने रसीदें नहीं दी और फिर भी नैब जाकर वहां पर कहता है जी कि बिल्कुल इनको बरी कर दिया जाए, और अदालत कहती है जी ठीक है, हालांकि सबको पता है कि इन्होंने चिटें नहीं दी। तो ये चीज जो है ना ये बड़ी वाज़ेह है कि एक सिस्टम जो था, कहीं पर कोई इंसाफ की कोई किरण थी तो वो 26वीं तरमीम के जरिए वो बंद कर दी गई। और 26वीं तरमीम की जहां बात की जा रही है तो इस पार्लियामेंट के पास अवाम का दिया हुआ इख्तियार ही नहीं है। सबसे पहले आपने उन हलकों को जो आपने एक धांधली की है वो पिटीशन तो डिसाइड करें। 180 दिन का टाइम है, वो आपने डिसाइड नहीं की और आप तरमीमें करके अपने मुताबिक मुल्क 5 साल के बाद आपने फैसला देना है कि तरमीम गलत थी, 5 साल के बाद आपने फैसला देना है कि वाकई उस हल्के में धांधली थी। तो बर वक्त इंसाफ, ये तो माजी में दीगर जमातें भी, जैसे भुट्टो साहब की बात कर ली जाए,
तो 50 साल के बाद अगर इंसाफ मिला है तो पीपल्स लेकिन पार्टी को बिल्कुल इस पर यकीन रखना चाहिए था कि फौरन जो है इन मामलात के ऊपर डिसीजन देना चाहिए। आज भी आप देख लें 26वीं तरमीम के ऊपर समाज। अच्छा एक सेकंड, नहीं मेहदी साहब एक सेकंड, नहीं वो ठीक है, नहीं मेहदी साहब एक सेकंड, ये मामला आगे चला जाएगा। मैं जरा कोई किस चैप्टर को ना एक सेकंड सर सुन लेना, सर सुन ले, इस चैप्टर को मैं इस टॉपिक को क्लोज करके आगे बढ़ना चाह रही हूँ। नईम साहब मेरी बात सुन, अब मामला ये है कि हुकूमत फिलहाल अभी देखे ना, कौसर काज़मी साहब को तो ये वो पुरानी धरने वाली जो शराइत है उनको लेके बैठे थे, अभी नई शराइत तो उनको शायद अभी पता नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि जो सिविल डिसओबीडियंस की कॉल उन्होंने दे दी है वो आपकी पार्टी की लीडरशिप को नहीं पता। अब ये खान साहब ने खुद से एक अनाउंस कर दिया कि जी मैं 14 दिसंबर को ये कर दूंगा। क्या ये इतना आसान है? और अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करे तो आप सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाएंगे। यानी आप ये वही वाली बात है जो आपके लिए कही जाती है कि खान नहीं तो शायद पाकिस्तान नहीं, तो आप इस तरफ चले जाएंगे। और अगर जो रेमिटेंसेस की बात करें कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे ना भेजें तो वह खैबर पख्तूनख्वा में भी पैसे नहीं भेजेंगे, यानी वहां के भी नहीं होगा। किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर होगा? देखिए खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई हैं और आज भी हमारा कोर कमेटी का इजलास हुआ है और वो इजलास तो 2.5 घंटे जारी रहा है जिसमें खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है। पूरी पार्टी या कोर कमेटी अडयाला जेल में तो हो नहीं रही कि कोई जूम पे वहां पर मीटिंग होनी है। डेफिनेटली 1-2 बंदे मिलते हैं तो आकर मौक़िफ़ देते हैं और यहाँ से भी मुशावरत करके हम पॉलिटिकल जमात हैं और एक राय जो है खान साहब तक पहुंचाई जाती है, जो भी फिर उनका फाइनल डिसीजन होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जहां तक बात है कि पाकिस्तान के मुखालिफ और ये इस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के मुखालिफ वो हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के मुखालिफ वो हैं जिन्होंने आइन को डीरेल कर दिया, पाकिस्तान के मुखालिफ वो हैं जिन्होंने सर अगर आप ओवरसीज माजरत के साथ किया, पाकिस्तान के मुखालिफ वो हैं जो पाकिस्तान की वहां पर गोलियां चला रहे हैं, पाकिस्तान के मुखालिफ वो हैं सर आप ओवरसीज पाकिस्तानी को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान पैसा ना भेजें तो ये इकोनॉमी पे डेंट नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डेंट नहीं होगा? नहीं है कि आप मोटरवे बंद कर दें, ये इकोनॉमी पे नहीं है कि आप इंटरनेट पूरे पाकिस्तान में बंद कर दें, ये इकोनॉमी पे डेंट नहीं है कि आप तमाम सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा लें सिर्फ आपके खिलाफ बात कोई। अच्छा चले मैं जरा कौसर काज़मी साहब आपके खिलाफ बात, कौसर काज़मी साहब वो कह रहे हैं जो चीज आप कर रहे हैं अगर हम भी उसमें हिस्सा डाल दें तो खैर है, कोई नहीं। नादिया सबसे पहले आपने कहा कि इनके मुतालबात का पता नहीं है, मुतालबात का बिल्कुल पता होता है लेकिन ये एन टाइम पे यू टर्न लेते हैं। ये संजानी का कह के चढ़ाई करते हैं, सरकारी एहलकारों पे हमलावर होते हैं, इनके मुतालबात आए रोज बदलते रहते हैं। बानी कुछ और कहते हैं, जो टीवी पे इनके लोग आके तज्जियाकार बैठ जाते हैं, जो इनके सियासतदान बैठ जाते हैं, जो इनके मेंबरान बैठते हैं, उनका तर्ज अमल यकसर तब्दील होता है। बाकी ये बातें जो कर रहे हैं ना जी सिविल नाफरमानी के हवाले से नादिया, ये एक किस्म की हम तो कहते हैं असल मामला इनका मुल्क की तरक्की के साथ है और मैं नहीं समझता कि ओवरसीज पाकिस्तानी इनकी किसी भी बात पे इस तरह की फजूलियात पे काम धरेंगे। भाई लोग पैसे भेजते हैं अपने घर, लोग मजदूरी करते हैं दयारे गैर में बैठ के, आप जाए ना किसी ओवरसीज के घर का दरवाजा नॉक करें, किसी चाचे मामे ताए भाई बहन फूफी से उनकी पूछें कि भाई हम आपके वारिस को जो वाहिद वारिस है घर का उसको रोक दिया है कि आपने पाकिस्तान पैसे नहीं भेजने, तो इमरान खान साहब को गालियां देंगे। भाई ये नहीं हो सकता, वो अपने घर वालों की कफालत करते हैं। अब ऐसे शख्स को क्या परवाह जिसने कभी अपने पल्ले से खाना तक नहीं खाया भाई, जिनकी सारी उम्र जो है वो चंदे पे गुजरी है और वो उनके जो बच्चे हैं वो किसी और दर पे पल रहे हैं। ऐसा ना करें, ओवरसीज पाकिस्तानी किसी सूरत आपकी इस बात पे कान नहीं धरेंगे। अब मसला क्या है नादिया, मसला इनके साथ ये है, गुज़िश्ता बरस नवंबर 2023 में जो ये चाहते थे कि मुल्क में एक आर्मी चीफ की तैनाती हो जाए, फिर इनके जो मुश्तरका किस्म के मफादात थे उनको ये मुमकिन बना के 2033 तक जो हुकूमत का इनका मंसूबा था वो नाकाम हुआ है। अब ये पागलपन का शिकार है। अब इनको मसला ये हो रहा है कि हमारे जितने भी मंसूबे थे, जितने भी कार्ड थे, चाहे वो पहले है चाहे वो फाइनल है, वो नाकाम हो चुके हैं। अवाम ने हमें यकसर रद्द कर दी है। एक सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके वफाक पे और सूबे पे चढ़ाई करते हैं हम, इसके अलावा इनके पास अवाम है नहीं, इनको रद्द कर रहे हैं। अच्छा कौसर काज़मी साहब कौसर साहब एक सेकंड, ये जो एक सेकंड कौसर साहब सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, मैं नहीं मैं पंजोता साहब के पास जाऊंगी। ये बार बार आप लोग कहते हैं अवाम ने रद्द कर दिया, अवाम ने रद्द कर दिया, आप केपी खाली आ जाता है सरकारी वसाइल। अगर अवाम ने रद्द कर दिया है, पंजाब में इनका कोई नाम लेवा नहीं है, तो हर दफा जैसे ही अनाउंस करते हैं आप दफा 144 लगा देते हैं, जैसे ही अनाउंस करते हैं आप कंटेनर्स की बारात खड़ी कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? नादिया जब हमारे पास ये इत्तलात होती है कि इनके पास तरबियत याफ्ता, और तरबियत याफ्ता आपने देखा जिस किस्म का असले उठा के
ये ऑपरेट कर रहे थे, और जो गनें ज्यादा यूज हो चुकी थी उनको सफाई करने वाले लोग भी इनके साथ साथ चल रहे थे। उनको पता था कि असलहा इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको साफ कैसे किया जाता है। तो ये लोग जब साथ आएंगे तो हमें लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए, सरकारी अमलाक की हिफाजत के लिए सर, आने की बात नहीं है। पंजाब के अंदर भी आप नहीं करने देते, पंजाब के अंदर भी आप कोई एहतजाज नहीं करने देते। अगर लोग हैं ही नहीं इनके साथ, तो पंजाब में भी है, चले अगर पंजाब में भी हैं जिन्होंने असला बरदार इनके साथ आना था, तो बाद में आप गिरफ्तार करें, इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से उन लोगों को सामने लेकर आए। बिल्कुल गिरफ्तार हैं बड़ी तादाद में, और उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। उनका डाटा भी नादिरा के पास नहीं है। आप कह रही हैं लोगों को निकलने दें, जो सवाल किया उसका जवाब तो ले लेना नादिया। आपने कहा जी पंजाब में मसला ये था कि लाहौर के अंदर लंगा बाजार जो है वो बड़ा पुररौनक था, रेस्टोरेंट्स के अंदर उस दिन रश थी, लोग बाहर निकल के खाने खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ का कोई बंदा वहां पे नहीं निकला। तो किस किस्म की अजीब रुकावटें थी पंजाब में कि बंदा 100 नजर नहीं आया इनके साथ। बंदा तो दूर की बात है, इनकी पंजाब की लीडरशिप तक वो वहां पे नहीं पहुंच सकी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर किन रुकावटों की बात कर रही है? चलिए नज़ीर, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। नहीं मैदर पंजोता साहब, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं वो आपके जो बड़े काफ़ी अरसे से पेंडिंग में जो आपके केसेस थे, धांधली वाले भी, इंतखाबात वाले भी, दीगर भी जो मुकदमात और इंतखाबी धांधली का भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की साने 9 मई के बहुत सारे केसेस तवातुर के साथ अब अगले हफ्ते लगने जा रहे हैं। तो अब हुकूमत अगर आपसे मुज़ाकरात के मूड में नज़र नहीं आती तो फिर क्या मुमकिन तौर पे आपका लायामल होगा? देखिए, जहां लायामल की बात है तो डेफिनेटली जो खान साहब लायामल देंगे, मुशावरत से जो लायामल बनाया जाएगा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहां पर भी जमहूरियत है, अवाम अगर देखती है कि कहीं पर गलत हुआ है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो एहतजाज करे, अदालती रास्ता इख्तियार करे। हमने अदालती रास्ता भी इख्तियार किया, हमने एहतजाज वाला किया, हमें हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, शहीद किया गया। आज भी सीसीटीवी फुटेजेस वो मंजर आम पर नहीं ला रहे, ना अस्पतालों की, ना सेफ सिटी की। हालांकि वो हमें कह रहे हैं कि आप मंजर, हम तो लेकर आ रहे हैं, हमारे पास जो वीडियोस हैं, हमारे पास जो डेथ सर्टिफिकेट है, हमारे पास जनाजों की जो वीडियोस हैं, जो तस्वीरें हैं, हम तो हर चीज सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स के जरिए लगाई है। लेकिन जो ना मानने वाले वो कहे रात को भी दिन है तो उसकी मर्जी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों की आपने बात की है, देखें 26वीं तरमीम जो की गई है वो उस पार्लियामेंट ने की है जिसके पास इख्तियार ही नहीं है। तो जब इनके पास इख्तियार ही नहीं है तो वो जांचना है कि क्या वो तरमीम ठीक है या नहीं। तो वो तरमीम ठीक है या नहीं वो दरखास्त पहले लगा लेना, डिसाइड कर लें कि क्या आईनी बेंच जो है जिसमें आप अपनी मर्जी के जजेस बैठाकर, वो बेंच जो आपने बनाया तो आपने वहां से फैसले लेकर अपनी मर्जी के मुताबिक लेने हैं। तो फिर उसको तो आवाम देख रही है, आवाम नजर रखती है, पूरी दुनिया नजर रखती है कि ये आपकी बदनीति वाज़ेह नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले आपने क्यों नहीं 26वीं तरमीम से पहले ये दरखास्तें फिक्स की? इसी वजह से नहीं की, इस टाइम इसलिए की क्योंकि आपने वो 26वीं तरमीम के जरिए अपना मर्जी का बेंच बनाया। और वहां पर आप देख लें कि 25 जो मार्च है, 25 मई वाला जो मार्च था, वो उसके हवाले से अगर बात की जाए तो आप देख लें कि उसके अंदर भी क्या वो आईनी मामला है, क्या जो अपना 8 फरवरी के हवाले से या दीगर जो हमारी दरखास्तें हैं वो क्या वो ऐनी नौयत की हैं? वो तो आम नौयत की दरखास्तें हैं, वो आम बेंच के सामने क्यों नहीं लगाई गई? उसके अंदर नीयत वाज़ेह नजर आ रही है। और जहां पर उन्होंने रिजेक्शन की बात की है ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रिजेक्ट कर चुके हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट हमने नहीं काटा, आप उनको वोट का हक नहीं दे रहे हैं। और वो आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां की हुकूमत का तख्ता जो है पलटने जा रहा है। इतनी तादाद में लोग वहां पर ओवरसीज एहतजाज जाहिर रोज कर रहे हैं। हाँ, वो आपकी आंखों के ऊपर एक ताकत का पर्दा है जो आपको नजर नहीं आ रहा, आपको आवाम नजर नहीं, आप उनको कीड़े मकोड़े समझते हैं, आपको सिर्फ पावर से कुर्सी, उसके लिए आप गोली चलाएं या किसी को कह दें ये आतंकवादी है, ये जनाब दहशतगर्द है, ये इंतशार पसंद है। तो यही वो आवाम है जो आपके साथ ये बात अपनी जगह है नहीं थी। उस वक्त आप डी चौक भी आए, आप एहतजाज इस्लामाबाद के अंदर भी करें, आपको जायज है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ निकलता है, कोई मुल्क की खातिर आज निकल रहा है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता, तो आप उन्हें कहेंगे कि ये इनके पास तो असले वाले जनाब लोग थे। अगर असले वाले लोग होते तो वो चलाते ना असला डी चौक में, फिर हमारे लोग ही क्यों शहीद हुए, फिर हमारे लोग ही आज क्यों मिसिंग पर्सन, फिर हमारे लोग ही आज क्यों गिरफ्तार है? उन्होंने तो एक गोली नहीं चलाई। जिस जो आपने वहां पर इशाते हुई एक्सीडेंट के जरिए हुई, जो वहां का आबासी पिंडी का रहायशी है, साहब का इंटीरियर का होता है,
उसके हवाले से भी आपने मलबा पीटीआई पे डाल दिया कि वो भी इमरान खान ने जनाब हुक्म दिया था, तो जनाब वो जो है देखें जी उसके जरिए जो है इन्होंने अरकार जो है शहीद कर दिए। तो ये चीजें जो है ना ये ऑन रिकॉर्ड है और कौम करती है, ये वो फैसला नहीं बंदा कर सकता जो उसके मुखालिफ होता है, जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहा होता है, जो खुद धांधली के जरिए आया होता है। ये अवाम ने फैसला करना होता है या आजाद जुडिशरी ने करना होता है, जिसे आपने अभी कंप्रोमाइज कर दिया। चले कौसर काज़मी साहब, एक मामला ये है कि जो मशरूत मुज़ाकरात की बात इमरान खान साहब ने की है या एक ऑफर की है, राना सनाउल्लाह साहब ने तो उसको मुस्तरद कर दिया है। तो अब लेट्स सी कि अगर ये ख़त्म हो जाता है तो फिर मामला, इसका मतलब है अब ये कॉल देते हैं नहीं देते हैं तो मसाइल। लेकिन दूसरी तरफ एक मामला और भी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अब एक वक्त में आपने 2 महाज खोले हुए, ये तो खुला हुआ ही है, दूसरा आप खोल रहे हैं मदारिस वाले बिल को लेकर। जब आपने उनको यकीन दहानी करा दी, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, उसकी एक शक ये भी थी, तो अब आपको क्यों ख्याल आया कि इसमें अभी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और सूबों की राय लेनी है, सदर ने एतराज़ात वापस कर दिए, अब मौलाना साहब भी अगर सड़कों पे आ जाते हैं फिर आप क्या करेंगे? देखें, सबसे पहले नादिया, नईम हैदर साहब ने बड़ा एक हौसला अफजाई की ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो सिविल नाफरमानी के हवाले से। तो वोट का हक जो है भाई, आप वहां पे देख लेना, जो मुहज़्ज़ब जो तरक्की की राह पे पनपते हुए मुल्क हैं, उनके जो शहरी अपने हमसायों की मिसाल ले लें भाई। वहां पे उन लोगों के लिए ये कह रहे हैं जो कि 2 दर्जन लोग निकल के एहतजाज करते हैं शरीफ खानदान के घरों के बाहर। अगर आप उनसे पूछें कि कभी पाकिस्तान गए हैं, उनकी उम्र है 30 साल, तो वो कहेंगे नहीं पाकिस्तान बहुत बुरा है, हम उधर नहीं जाना चाहते, वो हम इमरान रियाज को देखते हैं इसलिए हमारा ये मामला होता है। तो इस तरह के लोग तो यहाँ पे हैं। अब ये है कि हमारी PMLN की एक वाज़ेह पॉलिसी है जिस पे अनकरीब अमल दरामद होगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको पार्लियामान में नुमाइंदगी का हक दिया जाए। ये नहीं कि उनके वोट इस्तेमाल करके इक्तदार को एंजॉय करें और बाद में उनको भूल जाए। अभी आगे ये कह रहे हैं भाई कि हमारे पास फुटेजेस थी, हम लगा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। भाई इतना नंबर में जो तजाद है उसको तो पहले ठीक कर लेना। आपके 278 से जो मामला शुरू हुआ वो 12 पे आके रुक रहे हैं। फिर मैं हर प्रोग्राम में ये कहता भी हूं, देखें आपने उनको पूरी तकरीर करने दी और आपने उनको नहीं रोका। ना दिया, उन्होंने पूरी तकरीर की है, वो खत्म भी कर चुके थे। मैं ये चाह रही थी, मैं आपको भी तकरीर करने दूंगी सर, मुझे आपकी भी तकरीर से कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि जो सवाल पूछा है अगर आप उसके जवाब पर भी आ जाए साथ ही। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ भी आ रहा हूँ, बिल्कुल आता हूँ मैं उस तरफ। चले, अब आपने रोक ही दिया है तो मैं खत्म कर देता हूँ वो बातें जो इन्होंने एतराज उठाया है, मैं उस पर जवाब नहीं देता, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। तो 12 जमातें थी, 12 जमातें जब PDM हुकूमत थी, हर जमात का अपना मंशूर था, हर जमात की अपनी सियासत थी, मुल्क इंतहाई पेचीदा सूरत हाल का शिकार था और उस वक्त भी PMLN ने सियासी कुर्बानी दे के इस मुल्क को उस बंवर से निकाला। अब अगर इतराजात है मौलाना फजलुर रहमान साहब के, तो कमेटियां बन चुकी हैं, उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनसे बात हो रही है, हम बड़ी खुश उसलूबी के साथ ये मामला हल कर लेंगे। जिस तरह पहले कई इख्तलाफात दूर किए हैं तो अब भी कर लेंगे। अब जो नईम हैदर ने बात की है वो आपने मुझे बात करने नहीं दी, तो कोई नहीं, उनके इतराजात को अगर आप सच मानती है तो नहीं, मैं देखिए नहीं, ये जो मौलाना साहब वाली ना, एक तो PDM की हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम जब आपने मंजूर कराई और आप लोग मौलाना साहब के घर बार बार जा रहे थे, सुबह दोपहर शाम, तमाम लोगों की हुकूमती अरकान की हाजिरियां लग गई थी, इत्तेहादियों की भी लग रही थी, उस वक्त आपने उन्होंने ये शेक डाली, आपने पार्लियामान से मंजूर कराई, सदर ने अब एतराजात लगा दिए, तो इसका PDM से क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं तो वो पूछ रही हूं कि ये क्यों किया मैंने वो एग्जांपल दी है नादिया आपको कि पहले भी इख्तलाफात होते रहे हैं। 12 जमातों के साथ हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल काम था, तो वो मुश्किल काम अगर हमने कर लिया है तो ये बड़ा आसान सा काम है। तो मुझे वो रीजन बता देना, इख्तिलाफ कहां पर आया, ये एतराजात क्यों लगे? अच्छा चले, बात आप ओपनली मीडिया में नादिया नहीं कर सकते, हमारी गुफ्तगू शनीद हो रही है उनसे और हम इसको बड़े अच्छे तरीके से हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब आपका भी, नईम हैदर साहब आपका भी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आखिर मामला है क्या? बड़ी स्पेकुलेशन है, शायद कोई नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी, शायद इन हाउस चेंज आ जाएगा, शायद इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या उनको ऑफर दी गई हैं, किस तरह से हो रही हैं। तो ज़रा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो 2 बड़े बाखबर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, जाहिद कशकोरी साहब और इफ्तिखार हुसैन शिराजी साहब, उनसे जानेंगे।
जनाज़िर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीटीआई की बड़ी शिकायतें हुआ करती थी कि जो हमारे केसेस हैं वो हमारी अदालतें सुनती नहीं है, खासतौर पर जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ी शिकायतें की। लेकिन अब सूरत हाल एकदम से चेंज हुई और अगले हफ्ते जो मेजर केसेस थे वो लग गए हैं और जो आईनी बेंच बन चुका है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और वो उनको सुनेगा भी। वो केसेस मुख्तसर हैं, वो मैं जल्दी से कोई आपकी नज़र सामने ले आती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो आइंदा मुकदमात की समाअत होगी उसमें 9 दिसंबर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस समाअत के लिए नाम मुकर्रर हो गया। फिर 10 दिसंबर को साने 9 मई की जुडिशल तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत होगी। 10 दिसंबर को ही पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की शिकायत की दरख्वास्त सुनी जाएगी। 11 दिसंबर को इंतखाबी धांधली का केस बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत होगी और 11 दिसंबर को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ भी केस मुकर्रर हो गया है। 12 दिसंबर ही को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुकदमा भी सुना जाएगा और जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच मुकदमात की समाअत सुनेगा। अब सवाल यह है कि क्या पीटीआई की शिकायतें इससे दूर हो जाएंगी या उनके अभी इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ और दीगर चीज़ें जिन पे हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर पैनल मौजूद है। इफ्तिखार शिराजी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। जाहिद दिशकोरी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कुछ बातें पुरानी भी करेंगे, कुछ आने वाले दिनों की भी करेंगे। ज़रा अलीमा खान साहिबा ने आज एक बात की और उसकी तस्दीक हम इन दो बाखबर सहाफ़ियों से लेंगे। चलाइएगा ज़रा अलीमा खान साहिबा क्या कह रही थी। जब पेशावर से और बाकी जगहों से लोग आना शुरू हो गए एहतजाज के लिए, तो उस वक्त हुकूमत पैनिक कर गई और जल्दी उन्होंने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को जेल में भेज दिया और उन्होंने कहा था खुदा के लिए संजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। हुकूमत पैनिक हो गई कि 20 दिन में इमरान खान को छोड़ देंगे अगर आप डी चौकनी संजगानी पर चले जाते। इफ्तिखार शिराजी साहब ऐसे है। देखिए, जो आपने आईनी बेंच का जिक्र किया कि अचानक वहाँ पे सिचुएशन बदली हुई नज़र आ रही है और जो तहरीक इंसाफ के अब केसेस हैं वहाँ पे सुने जाएंगे, तो मेरी इत्तलात ये है कि अब CBM स्टार्ट हो गए हैं और इन CBMs के नतीजे में ये एक मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको याद है कि 22 अगस्त का जलसा कॉल ऑफ किया गया था इसी तरह पैगाम रसानी की बुनियाद पे, और उसके बाद जो मुश्किलात थी वो कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हुई हैं। तो इस बार इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि कुछ पहले इनिशिएटिव लिए जाएं और उसके बाद फिर वो एक पोजीशन लेंगे कि जिसके बारे में उनसे तकाजा किया जा रहा है कि अगर वो बाहर आते हैं तो फ़िलहाल इस सेटअप को भी उन्होंने कंटिन्यू करना है और इसके हवाले से कोई सवालात नहीं उठाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी। तो आज अगर आप देखें तो अलीमीन गंडापुर साहब ने डेरा इस्माइल खान में भी जब उनसे ये सवाल हुआ है तो उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो जो मेरी इत्तलात हैं वो ये है कि बैकडोर से अभी भी राब्ते बरकरार हैं और अब इस्टेब्लिशमेंट के एंड पे भी एक रियलाइजेशन है कि अगर सिचुएशन इस तरह रहती है तो शायद इस मुल्क के अंदर ना तो बैरूनी सरमायाकारी आ सकती है और ना ही दीगर इश्यूज़ बिलखुसूस जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता है। सिक्योरिटी के मामला बिल्कुल ऐसे। तो अब चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में अगरचे लोग ये कह रहे हैं कि 9 मई में उन पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई, बट मेरा ख्याल ये है और जो इतलात मेरी हैं कि ये फ़र्द जुर्म आयद हुई इसीलिए है कि अगले मरहले में इन केसेस में भी उनकी ज़मानत होगी तो वो बाहर आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि ये केसेस मौजूद हैं जिनमें अभी तक कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई और वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में इन केसेस के अंदर भी जमानत की दरख्वास्त आएगी। चले इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जाहिद एक बात मुझे बताएं, चलें ये केसेस तो लग गए लेकिन इनके फैसले क्या आते हैं? क्या वो पीटीआई की मर्जी और मंशा के मुताबिक आने? क्योंकि ये जो बेंच है, जो आईनी बेंच है, उस पर तो पीटीआई का कहना ये है कि हुकूमत ने अपने मनपसंद जजेस लगा दिए हैं और उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया। मैं शोएब शाहीन साहब को सुन रही थी, वो यही बात कर रहे थे। तो सिर्फ लगना ही CBM के उसमें आता है या फिर इससे बढ़कर भी कुछ होगा कि हालात बेहतर हो? मेरे ख्याल में जो अगला हफ्ता है वो बहुत अहम है, जिसमें बिल्कुल एक क्लियर हेडेड लाइन ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इन तीनों पिटिशन में से कोई भी एक भी अगर इंटरटेन कर लेती है कि इसको सुना जाएगा तो पीटीआई के लिए एक होप सी होगी कि आगे जाके केस कैसे जाता है या नहीं। अगर वो फर्स्ट हेयरिंग पे ही इंटरटेन नहीं होता है
तो ये तो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज होगा कि फिर पीटीआई के सारे दरवाजे बंद हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह शिराजी साहब बात कर रहे हैं ना, जो बिहाइंड सब कुछ ना कुछ चल रहा है, मेरे पास मालूमात हैं कि बिल्कुल ही एक कंसल्टेशन है ग्राउंड पे कि आप कोई वे आउट दें, एक विंडो खोलें पीटीआई के लिए भी, और किसी तरीके से इमरान खान को भी बाहर ले आएँ, और एक कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म करवाएं, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डिलीवरी वो नहीं है जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी SAFC के फोरम पर या मुख्तलिफ फोरम क्या पर। डिलीवर करेंगे, हाथ पैर बांध के आप समंदर में डाल देंगे तैयार से। लेकिन एक बात तय है, आप देखिए कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका फ्रूट आना शुरू हो गया है। मैं आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी देता हूँ। वो ये है कि जो 33 नाम भेजे गए हैं हाई कोर्ट्स के जजेस के तौर पर, अब जुडिशल काउंसिल उसको देखेगी, फिर उसके बाद कमीशन देखेगा, जुडिशल कमीशन एंड देन पार्लियामेंट कमेटी। अगर आप उन 33 की प्रोफाइलिंग कर लें तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप उनको फ्रूट मिल रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। आई डोंट वांट टू नेम देम, मेरे पास एक एक का पूरा ऑपरेशन है। उसकी वजह यह है कि मैंने 4 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदूर रहे हैं उनको मैंने कॉल की और उनकी प्रोफाइलिंग पूछी कि ये वकला कौन हैं जिनके भेजा गया है। कोई रज़ा रबानी साहब के चैम्बर का हिस्सा है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था लाड़काना से, कोई मुर्तज़ा वहाब साहब के चैम्बर का हिस्सा है। फिर आपको मैं पेशावर ले जाऊं तो आप वो नाम देख के हैरान रह जाएंगे। फिर कोई तारड़ साहब जो कि लॉ मिनिस्टर है उनके चैम्बर का हिस्सा है, कोई खालिद राजा साहब, ये तो होना ही था ना, ये तो और इसके अलावा कई ऐसे बलूचिस्तान से 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई हाई प्रोफाइल केस ही नहीं प्लीड किया। तो आपको 55% ऐसे कैंडिडेट नजर आएंगे। ज़ाहिर है हम कोई जज नहीं करें, मैं सिर्फ प्रोफाइलिंग आपको बता रहा हूँ। इट डजंट मैटर के उनके क्रेडेंशियल क्या हैं या नहीं, वो तो कमीशन देखेगा, पार्लियामानी कमेटी देखेगी। तो अगर आईनी बेंच से जो तवक्कुआत थी, पहले आपने देखा उन्होंने काफ़ी केसेस डिस्पोज ऑफ किए हैं, तो पीटीआई के लिए डू और डाई है। जो आप 11, 12, 13 तारीख है उसमें एक क्लियर पोजीशन नज़र आ जाएगी कि पीटीआई को क्या रिलीफ मिलता है। पहले ही 9 महीने गुजर चुके हैं, ट्राइब्यूनल जो केसेस टेकअप कर रहे थे। पीटीआई की कितनी हैं, आपको पाकिस्तान की रीसेंट चौथे इलेक्शन की तारीख अगर आप जाएं जिसमें 670 के करीब ट्राइब्यूनल में कंप्लेंट्स आई हैं, जो कि रिकॉर्ड है पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो ट्राइब्यूनल में इलेक्शन रिलेटेड हैं, और उसमें 389 पीटीआई की हैं और 31 असेंबली की सीट्स ऐसी हैं हल्के जहां पर कोई भी जीत सकता है, जिसमें पीटीआई के चलिए ये कम से कम पीटीआई के लिए इस हद तक तो खुशाइंद है कि तो 9 महीने गुजरे हैं, कुछ तो वो क्लैरिटी होगी। अच्छा इफ्तिखार शिराजी साहब, एक तो ये कि अब जो बात हो रही है कि जी मुज़ाकरात हमारे हो रहे हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो था, जो संजानी वाली भी बात हुई थी। मुख्तसर अगर मुज़ाकरात नहीं होते या उस हद तक कामयाब नहीं होते जिसमें इमरान खान साहब होते हैं, चले उसको भी छोड़े, ये जो नेशनल गवर्नमेंट वाली बात कर रहे हैं ये है कार्ड्स पे इस वक्त? देखिए मेरे ख्याल में पहले मरहले में तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले मरहले में गोया कि ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी गई। ये ज़रूर एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ये हुकूमत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का स्टैंस तो ये है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर वो जीते हैं, वो मैंडेट उनको वापस किया जाए। गोया कि इन हाउस एक चेंज आनी चाहिए, बट इन हाउस चेंज लाने में जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। ना ही तो पीपल्स पार्टी ऐसा चाहती है और ना ही मुस्लिम लीग नून ऐसा चाहती है। तो फिर उस सूरत में एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे नेगोशिएशंस अर्ली स्टेजेस के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि एक आइडिया फ्लोट किया गया है, बट इस हवाले से तहरीक इंसाफ को कोई यकीन दहानी हरगिज नहीं कराएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा कैसे बन सकती है? नहीं बनेगी, बट ऐसा है कि वो समझते हैं कि अगर ये हुकूमत घर चली जाती है और इसके नतीजे में एक नेशनल गवर्नमेंट आ जाती है तो कम अज़ कम वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन इमरान खान बाहर भी आ जाएं और ये हुकूमत कंटिन्यू करे, शायद तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो अपने वोटर को इस मामले में मुतमईन नहीं कर पाएंगे। कितनी बड़ी स्ट्रगल किया हमने एक नैरेटिव बिल्ड किया। साहब वैसे माजरत के साथ इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाएंगे वोटर्स के लिए, इतने उनके अपने जो वोटर सपोर्टर है ना, उनके लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। खान साहब आके 1-2 लफ्ज कह देंगे, सब मान ये भी ऐसा हो। लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले भी जो एक ऑप्शन चल रही थी कि शायद उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, उनको एक तवील अरसे तक वहाँ पे नज़रबंद कर दिया जाए, उनसे ये डिमांड कि वो इस दौरान
कोई पॉलिटिकल टेम्परेचर को ऊपर ले जाने के लिए जिस तरह का बयानिया लेके चल रहे हैं उसको वो नहीं लेके चलेंगे, बट ये वो ऑप्शन थी कि जिनके ऊपर उन्होंने एग्री नहीं किया। तो लगता तो यही है कि तहरीक इंसाफ खामोश नहीं रहना चाहती, वो गुफ्तगू करेंगे, बट इस दौरान अगर ये ऑप्शन आती है कि नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाया जाए तो यकीनी तौर पे ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल जरूर हो सकती है, कि वो चाहते हैं कि जो मौजूदा चेहरे हैं कम अज कम इनके खिलाफ तो उनकी एक तहरीक थी, अगर ये लोग बाकी रहेंगे और बाहर आ जाएंगे तो उनका वोट बैंक खराब हो सकता है। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अली अमीन गंडापुर साहब से भी किसी ने जब सिविल ओबीडियंस जो मूवमेंट का पूछा तो उन्होंने कहा उसके अभी खदोखाल तय होने हैं, हम अभी मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं, कमेटी भी तश्कील दी वाला वाला। तो दूसरी तरफ खबरें हैं कि अगला हफ्ता बड़ा लीतल होगा इन टर्म्स ऑफ सम मोर अरेस्ट एज वेल, मजीद सख्तियाँ होंगी, मजीद लोग अरेस्ट होंगे। आपने भी एक एक्स पे एक पोस्ट की जो थोड़ी सी नाम लिए बगैर कि कुछ साबिक गवर्नर भी अरेस्ट हो सकते हैं। तो एक तरफ दोनों तरफ आपको लगता है जो दोनों प्लेयर्स हैं वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं बेहतर बार्गेन करने के लिए? गवर्नमेंट तो बिल्कुल पैनिक में है नादिया। देखो उसकी रीज़न ये है कि 90 के करीब उन्होंने जो अभी क्रैकडाउन स्टार्ट किया है, इस पे डान ने भी बहुत लिखा है, कर्ब हैं, लोग बात नहीं कर सकते, प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म करने वालों के खिलाफ भी केसेस फाइल हो गए हैं, फेक न्यूज़ पे कवानीन से कवानीन बन रहे हैं, हर 6 महीने बाद नया कानून आ जाता है। उसमें एक तरफ तो इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अब ज़ाहिर है पीटीआई के लिए एक डू और डाई है, उनका अब एक सोल पर्पज़ है कि किस तरीके से इमरान खान को बाहर लाना है। और आप अगर देखें उनके कितने 1150 से ज़्यादा उन्होंने अभी पकड़े हैं केसेस, 188 केसेस इमरान खान पर हैं इस वक्त। और जो सबसे बड़ा केस वो अभी जिस पे फैसला किसी भी वक्त आ सकता है वो 90 मिलियन पाउंड का केस है। और ये भी तलवार लटक रही है, किसी भी वक्त बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी वक्त पीटीआई के 11-12 जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके खिलाफ अब एफआईआर काफ़ी हो चुकी हुई है, उनको पता ही नहीं है, किसी भी टाइम वो इस्तेमाल की जा सकती है। इवन जो साबिक गवर्नर की आप बात कर रही थी, जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड पे है, मैं आपके प्रोग्राम में नाम भी बता देता हूँ, मेरे ख्याल में एफआईए ने एक इंक्वायरी लॉन्च की है लतीफ़ खोसर साहब के खिलाफ, और उस मुकदमे में उसको पूछताछ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो डिस्क्लोज शायद नहीं करना चाहते। और 90 मुकदमा दर्ज किए हैं। ये जो फेक वो समझते हैं कि जो डी चौक पे हुआ है, और बहुत से लोग जो हैं वो एग्जेजरेट कर रहे थे, या उन्होंने कहा कि ब्लड बाथ हुआ है, वाली उन्होंने बात की थी, ब्लड बाथ हुआ है। और खोसर साहब तो आज भी स्टैंड करते हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है हमारे एक कुलीग को, उसने कहा मैं स्टैंड करता हूँ, ये नंबर है। लोग तो इससे ज़्यादा पीटीआई के नंबर कह रहे थे। और जैसा आपने देखा कासिम सूरी का या और लोगों का मुख्तलिफ चीज़ें आई, इमरान खान के बारे में आया कि उनको GHQ शिफ्ट कर दिया गया है, उनको फलां जगह कर दिया, उनकी सेहत के बारे में। तो ये डीप फेक या ऐसी स्टोरी जो फैलाई गई हैं, बहुत सारी स्टोरीज में जो एक जेन्युइन तरीन काज थी, अगर एक डेथ भी हो जाए गॉड फॉरबिड, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जेन्युइन काज को पीटीआई के लोगों ने हर्ट किया है और गैर जिम्मेदारी का रवैया दिखाया है। अब जाहिर सा मैं माजरत के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या सिविल नाफरमानी की कॉल वाला की उस पर आ सकते हैं स्टेज पर? मेरा ख्याल है कि अब जैसे ज़ाहिद ने भी कहा है कि एक परेशानी का आलम है हुकूमती हलकों में। मैं भी कुछ लोगों से मिला हूँ और वहाँ पे एक डिस्टर्ब माहौल नज़र आया है कि अगर सिचुएशन इस तरह कंटिन्यू करती है तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। और बारहा कोशिशों के बावजूद कवानीन लाए गए, एक्शंस लिए गए, रियासती ताकत इस्तेमाल की गई, लेकिन पीटीआई के फैक्टर को कहीं हम मिनिमाइज़ नहीं कर पाए। तो अब अल्टीमेटली गोया कि एक सोच गोया कि यहाँ तो थी पहले से हुकूमती हलकों में, मैं कह रहा हूँ सिविल गवर्नमेंट में, बट कहीं इस्टेब्लिशमेंट के एंड पे पहले शायद ये सोच नहीं पाई जा रही थी। लेकिन अब मेरी इतलात हैं कि वहाँ पे भी इस बात को रियलाइज़ किया गया है कि सिचुएशन को ईज़ आउट करने के लिए गुफ्तगू की जाए, और उससे पहले भी की गई है, अगरचे वो आगे चल के फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। जैसे मैंने जिक्र किया आपसे कि 22 अगस्त का जलसा क्यों मनसूख किया गया, इसी बुनियाद पे कि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अब लग रहा है कि आप चीज़ों को बेहतर करने की तरफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, और उस हवाले से आने वाले दिनों में कुछ एक्शन ऐसे होंगे कि जिससे आपको लगेगा। चले, ये तो बात हो गई पीटीआई। जरा कोई बात कर रहे थे मौलाना साहब की। मौलाना साहब ने बड़ा अहम और गर्म किस्म का बयान दिया है।
तो इनकी तरफ से कोई खतरा है या मदारिस वाला बिल, उसमें मसला क्या हुआ? जरदारी साहब ने क्यों साइन करने से इनकार कर? देखें, जरदारी साहब ने हुकूमत वक्त जो पोजीशन ले रही है कि ये जो मदारिस का मामला है ये प्रोविंशियल मैटर है, सूबों का इनपुट लिए बगैर गोया कि इस बिल को पास नहीं किया जा सकता। तो तमाम सूबों का इनपुट लेने के बाद अगरचे उस वक्त उजलत में कह दिया गया क्योंकि 26 में क्या दिया, पास भी हो गया ना हुआ, बट ये है कि उसके ऊपर एतराज़ात मौजूद हैं। अब वजीर कानून आपके कह रहे हैं क्योंकि प्रोविंसेस से नहीं पूछा गया, उनका इनपुट लेने के बाद ही इसको हम दस्तखत इस पर करेंगे। तो उस वक्त उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया, मौलाना साहब को इत्मीनान दिला दिया गया कि देखें जी हो गया, उसके बाद हम इसको सिग्नेचर कर देंगे। अब ये एतराज़ रखा गया है तो मौलाना साहब को भी समझाया जाएगा कि सूबों को कायल करने की कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा सा इत्मीनान करें आप, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे कि वो 8 दिसंबर तक नहीं होता तो लश्कर लेके इस्लामाबाद की जाने आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने अपने भी कारकुनों को मुतमईन किया कि इस पोजीशन पे वो खड़े हैं कि इस मामले के ऊपर डू और डाई सिचुएशन है कि नहीं होगा तो ठीक है। तो आपको लगता है मौलाना साहब को जो इत्मीनान दिलाया जा रहा है तो मुतमईन हो जाएंगे? मौलाना साहब ने अपनी सियासी बका के लिए अपनी सियासत भी करनी है, वो मोबलाइज कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। ज़ाहिर है अल्टरनेटिव जो खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ मौलाना साहब हो सकते हैं, और अपनी सियासी उसको कद काठ को बढ़ाने के लिए उसने आईनी तरमीम में भी एक इम्पॉर्टेंट सूद की चीज़ रखवाई है जो कि एक लैंडमार्क उसकी विक्ट्री है सियासी तौर पर। उसमें अमल दरामद होगा नहीं होगा 2028 की बातें, मदरसा की जो अपील है ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू रहा है हमेशा पाकिस्तान का, और वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पीछे एक बड़ी पावर हाउस है ये मौलाना साहब की पार्टी का। आपने देखा होगा जो उनसे कोई खतरा नहीं दिख रहा है, आज़ादी मार्च किया था, हाँ, मौलाना आ रहा है, तो इस तरह का मार्च मुझे लगता है कि मौलाना मार्च ले आएंगे। आप हो सकता है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं दोनों कभी मैं बैठा रखूंगी, वो कहते हैं किसी स्टेज पर अभी नहीं शायद मे बी 1 महीना लग जाए, मे बी मार्च में आ जाए, ये आज़ादी मार्च उनका मार्च में आ जाए, लेकिन बिल्कुल आएगा। उनकी सियासी बका के लिए बहुत ज़रूरी है और हो सकता है वो डोमिनेट करे, प्रिवेल करे। मौलाना को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर PTI का फैक्टर न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर उनका ये मिलियन मार्च या आज़ादी मार्च किसी काम का नहीं होगा, वो अकेले रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस बात पे भी उनकी नज़र होगी कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ CBMs आगे बढ़े तो अगले हफ्ते में अगर चीज़ें बदल गई तो ये जो आज हम उनके अनाउंसमेंट को देख रहे हैं कि बड़ी खतरनाक है, ये बड़ी आम सी लगेगी हमें। अब मुझे 1 मिनट लाने दे दें, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अगला ड्राइविंग सीट पे बैठते देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में? नेशनल गवर्नमेंट की जहाँ बात आ रही थी ये समझा जाता है कि बिलावल एक्सेप्टेबल हो सकता है PTI के लिए या तमाम हल्कों के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर अभी एग्री नहीं कर रही, वो गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती। आप नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आए भी सही तो फिर उसमें मेजॉरिटी टेक्नोक्रेट्स होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो नेशनल गवर्नमेंट ड्राइविंग सीट पे फिलहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बैठने के चांस नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार शिराजी साहब, जाहिद गशकोरी साहब, आपका भी बहुत बहुत जरा जायजा ले रहे थे आने वाले दिनों का, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है और मामला किस हद तक आगे जा सकते हैं। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।